आज आपका जो लेक्चर है वो इससे पहले वाला जो लेक्चर था आपका तरंग पर था जीएस का, और ये लेक्चर नंबर 2 है ध्वनि। तो हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो ध्वनि पर बात करने जा रहे हैं, और इस तरीके से बात करने जा रहे हैं कि आपकी जो परीक्षा है उसके लिए आपको जो है अप्लाइंग रूप से इस टॉपिक से कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं वो हम लोग करेंगे। तो हम लोग आज बात करेंगे ध्वनि पर, मतलब कि साउंड पर। ध्वनि पर मतलब कि साउंड पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए भैया, हमने आपसे इससे पहले वाला अगर लेक्चर है, अगर आप ये डायरेक्ट देख रहे हो वीडियो, तो इससे पहले वाला जो वीडियो है वो आप देख लीजिएगा। उसमें हमने बात की थी तरंग पर, मतलब कि वेव पर। मैंने आपको उसमें बताया था कि तरंग दो प्रकार की होती है, एक यांत्रिक और दूसरी आयांत्रिक। तो आयांत्रिक दो प्रकार की तरंगें होती हैं, यांत्रिक और आयांत्रिक। और इसमें हमने बताया था कि यांत्रिक तरंग दो प्रकार की होती है, अनुदैर्ध्य, तो अनुदैर्ध्य, और दूसरी बताई थी अनुप्रस्थ। तो अनुप्रस्थ दो प्रकार की हमने तरंगें बताई थी, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। तो इसी में ध्वनि जो है वो अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि कैसी तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग है। मतलब कि माध्यम में जो मतलब कि जो माध्यम के कण है कंपन करने वाले, और तरंग गति की जो दिशा है वो दोनों एक ही दिशा में है, या अनुदिश है, या समानांतर है। मतलब अगर हम सीधी सी परिभाषा कहें कि जब तरंग गति की दिशा माध्यम में कंपन करने वाले कणों की दिशा के अनुदिश है, मतलब कि समानांतर है, तो अनुदैर्ध्य है या अनुदैर्ध्य है। और जब कंपन करने की जो दिशा है माध्यम के कणों की और जो तरंग गति की दिशा है वो लंबवत है, तब वो कैसी तरंग है? तो अनुप्रस्थ तरंग है। मतलब कि सीधी सी मोटी बात है, ये सीधी रेखा में और ये लंबवत रेखा। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है। इस वक्त हम जो पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक है वो ध्वनि है। कौन सा टॉपिक है? तो ध्वनि है। तो बात करते हैं ध्वनि। देखिए ध्वनि मतलब है साउंड, जो आपको पढ़ना है। तो आपको हमने सबसे पहले बताया कि कैसी तरंग है, तो अनुदैर्ध्य तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है। पहली चीज तो ये होगा कि अनुदैर्ध्य तरंग है। अब आपको ये चीज समझनी है कि ध्वनि को आपको पढ़ना कैसे। तो आप लोग को यह याद रखना है कि सबसे पहले आवृत्ति परिसर के आधार पर, आवृत्ति परिसर मतलब कि फ्रीक्वेंसी बराबर हमने बताया था n इक्वल टू होता है 1/t। मतलब कि t जो यहाँ पर है वो आपका जो क्या है, आवर्तकाल है, और 1 सेकंड पे जब निकालेंगे तो उसी को कहेंगे फ्रीक्वेंसी। तो आवृत्ति जो परिसर है आपका, उसी के आधार पर या फ्रीक्वेंसी के आधार पर तरंग को 3 भागों में बांटते हैं। पहली कौन सी तरंग है? तो पहली है अवश्रव्य तरंग, तो अवश्रव्य तरंग। दूसरी कौन सी है? तो दूसरी है श्रव्य, मतलब कि ऑडिबल वेव। और तीसरी कौन सी है? तो तीसरी है पराश्रव्य, मतलब कि अल्ट्रासोनिक। तो पराश्रव्य, ये 3 प्रकार की वेव है, अवश्रव्य, श्रव्य और पराश्रव्य, या इंफ्रासोनिक, ऑडिबल और अल्ट्रासोनिक। अवश्रव्य मैंने कहा ना किसके आधार पर बांटा है? तो आवृत्ति परिसर के आधार पर बांटा है या फ्रीक्वेंसी के आधार पर बांटा है। तो फ्रीक्वेंसी का मात्रक हर्ट्ज जो होता है, हर्ट्ज होता है। तो जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम हो, ऐसी तरंग कौन सी तरंग है? अवश्रव्य तरंग है। जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर के और 20,000 हर्ट्ज तक है वो कैसी तरंगे हैं? श्रव्य तरंगे हैं। और जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ऊपर है, ऐसी तरंगे कौन सी तरंगे हैं? पराश्रव्य तरंगे। तो अवश्रव्य, श्रव्य और पराश्रव्य ये 3 प्रकार की तरंगे हैं। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, मनुष्य सिर्फ यही तरंग सुन सकता है। तो सिर्फ मनुष्य के कान सिर्फ यही तरंग सुन सकते हैं। तो मनुष्य के कान सुन सकते हैं, मनुष्य के कान सुन सकते हैं सिर्फ इस तरंग को। इसके अतिरिक्त जो ये तरंग है और जो ये तरंग है वो मनुष्य के कान नहीं सुन सकते। ये जो तरंगे हैं ये बहुत बड़े स्रोतों से उत्पन्न की जाती है। तो बहुत बड़े स्रोतों से उत्पन्न की जाती है, और जो ये तरंग है आपकी, ये मनुष्य के कान नहीं सुन सकते, परंतु कुछ जानवर आप ले लो या कुछ जंतु ले लो आप, जैसे कि कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया,
चमगादड़ हो गया आदि, इनको सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, परंतु मनुष्य के कान नहीं सुन सकते। तो अगर हम कहें कि मनुष्य का जो श्रव्य आवर्ती परिसर है वो कितना है, तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ध्वनि कैसी तरह है, अनुदैर्ध्य है। आवृत्ति परिसर के आधार पर इसको कितने भागों बांटेंगे, 3 भागों बांटेंगे, अवश्रव्य, श्रव्य और पराश्रव्य। अवश्रव्य वह है जो 20 हर्ट्ज से कम है, श्रव्य वह है जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच है, और पराश्रव्य वह है जो 20,000 से ऊपर है। इनको आपको याद रखना है। हम क्या कर रहे हैं, आवर्त परिसर के हिसाब से निकाल रहे हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। कुछ जानवर जो मनुष्य नहीं सुन, मतलब जो पराश्रवित रहेंगे मनुष्य नहीं सुन सकते, परंतु कुछ जानवरों द्वारा सुनी जा सकती हैं, जिसमें कुत्ता, बिल्ली और चमगादड़ है। तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। अब यहाँ प्रश्न आता है, कभी कभी अल्ट्रासोनिक जो वेव है ये पराश्रवी, इनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, आ जाता है। तो इसको कर लेते हैं कि ये पराश्रवी जो तरंगे हैं इनका कहाँ कहाँ उपयोग होता है। तो अगली जो आपकी हेडिंग बनेगी वो ये बनेगी कि पराश्रवी तरंगों के उपयोग। तो लिखते हैं पराश्रवी तरंगों के कौन कौन से उपयोग है। देखिए, पराश्रव्य तरंगों के उपयोग मतलब कि यूजेज ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव। तो पराश्रव्य तरंगों के उपयोग, पराश्रव्य तरंगों के उपयोग, पराश्रव्य तरंगों के उपयोग, तरंगों के उपयोग क्या है, के उपयोग क्या है। तो ये चीज आप समझ लीजिए कि क्या क्या उपयोग है, एडवांटेज। तो पराश्रव्य तरंगों का सबसे पहला उपयोग, आप कई बार समुद्र में की गहराई मापने के काम में आती है। ठीक है, समुद्र की गहराई आप कई चीजों से नापते हैं। आप फेदोमीटर से नापते हो, आप सोनार से नापते हो, और आप पराश्रवी अल्ट्रासोनिक वेव से भी नाप सकते हो। समुद्र की गहराई नापने के काम में आता है। इसके अतिरिक्त आप और ले लो, मनुष्य का जो मस्तिष्क का ट्यूमर होता है, मस्तिष्क का जो ट्यूमर है, मस्तिष्क का जो ट्यूमर है उसका पता लगाने के काम में आता है। इसके अतिरिक्त गठिया जो रोग है, गठिया का रोग, तो गठिया का रोग की पहचान करने के काम में आता है। इसके अतिरिक्त जो कीमती जो घड़ी वाले पुर्जे होते हैं उनको साफ करने के काम में आता है। इसके अतिरिक्त चिमनी की कालिख, तो चिमनी की कालिख को साफ करने के काम में आता है। यहाँ तक कि जो बहुत ज्यादा कीमती कपड़े होते हैं, जो बहुत ज्यादा कीमती कपड़े होते हैं, उन कपड़ों की सफाई भी पराश्रवी तरंगों से की जा सकती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो कई इसके यूज है पराश्रवी तरंगों का, जिसमें से कुछ यूज हमने लिख दी, जैसे मनुष्य के ट्यूमर का पता लगाना, गठिया का रोग, कीमती घड़ी पुर्जे आदि साफ करने में, चिमनी की कालिख आदि को, कालिख लिखा है, कालिख साफ करने, समुद्र की गहराई का पता लगाने में, संकेत भेजने में भी आता है काम, संकेत भेजने में भी काम आता है। तो संकेत भेजने के काम में भी आता है ये पराश्रवी तरंग। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो पराश्रवी तरंगों के जो उपयोग है उनका ये उपयोग है। तो आपका जो ये लेक्चर है जो ये चल रहा है ध्वनि का, उसमें हमने पहले लेक्चर में ये सीखा है कि ध्वनि तरंगें कितने प्रकार से होती हैं। तो 3 प्रकार से। पराश्रवी तरंगों के उपयोग क्या है, तो ये सारे उपयोग है। अब हम बात करते हैं कि जो ध्वनि होती है वो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ध्वनि की चाल कैसी होती है और ध्वनि का लक्षण क्या है, तो इस पर हम चर्चा करते हैं। चलिए बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इसमें, देखिए सबसे पहले इसमें हमने बात करते हैं किसमें, सबसे पहले हम बात करते हैं ध्वनि की चाल। तो बात करते हैं ध्वनि की चाल, स्पीड ऑफ द साउंड, ध्वनि की चाल। देखिए, ध्वनि की जो चाल होती है वो मुख्यतः 2 चीजों पर निर्भर करेगी, इलास्टिसिटी और डेंसिटी, मतलब कि प्रत्यास्था पर और घनत्व पर। घनत्व जितना कम होगा ध्वनि की चाल उतनी अधिक होगी, तो ध्वनि की चाल उतनी अधिक होगी जितना घनत्व कम होगा। तो प्रत्यास्था और घनत्व इन्हीं दोनों पर निर्भर करती है। क्या चीज निर्भर करती है, ध्वनि की चाल निर्भर करती है। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, एक माध्यम से दूसरे माध्यम मतलब ठोस, द्रव, गैस, ये माध्यम ही तो है। तो जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, दूसरे माध्यम में जाती है, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या क्या परिवर्तन होता है, तब
कुछ चीजों का परिवर्तन होता है, जैसे कि तब उसकी चाल बदल जाएगी, उसकी तरंग दैर्घ्य मतलब कि वेव लेंथ, तो उसकी तरंग दैर्घ्य बदल जाएगी, दैर्घ्य बदल जाएगी, परंतु उसकी आवृत्ति नहीं बदलती। क्या नहीं बदलती? आवृत्ति नहीं बदलती, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है। ये दोनों चीजें बदल जाती हैं। चाल तरंग दैर्घ्य बदल जाएगी परंतु उसकी आवृत्ति नहीं बदलती। तो अगर हम दूसरे कान पकड़े और सीधे से कहें कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो किस पर निर्भर नहीं करती? तो फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती। इसके अतिरिक्त चाल और तरंग दैर्घ्य उसकी क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। और क्या चीज नहीं बदलेगी? बदल जाती है। क्या चीज नहीं बदलेगी? तो आवृत्ति नहीं बदलेगी। तो जब तरंग मुख्यतः ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करेगी? प्रत्यास्था और घनत्व पर निर्भर करेगी। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाएंगे तो चाल और तरंग दैर्घ्य बदल जाएगी परंतु उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है, मतलब कि उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके अतिरिक्त आप एक चीज और समझ लीजिएगा कि ध्वनि की चाल विभिन्न माध्यमों में, तो आपको कुछ माध्यम याद रखने हैं, हम साइड में लिख देते हैं माध्यम। ध्वनि की चाल, जैसे ध्वनि की चाल वायु में सबको पता है मीटर प्रति सेकंड में कितनी होगी? तो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है वायु की चाल। जल की, आपको जल की याद रखना है, लगभग 1483 होगा। और अगर आप एनसीईआरटी पढ़ो तो 1480-81 के बीच में लिखा है, पर कुल मिला के मोटी मोटी बात है कि 1483 के करीब है। अगर समुद्री जल की बात कर लें, समुद्री जल की बात कर लें तो इसमें आपकी 1533 के करीब में मीटर प्रति सेकंड में होती है। हालांकि समुद्री जल खारा ज्यादा होता है, उसके बाद भी उसकी सघनता के आधार पर 1533 होती है। 1533 समुद्री जल, और जल की कितनी है? 1483। ये चीज आपको यहाँ पर ग्रुप में याद रखना है। इसके अतिरिक्त इधर साइड में लिख देते हैं हाइड्रोजन की कितनी होगी? तो हाइड्रोजन की होगी आपकी 1269 मीटर प्रति सेकंड। क्या है? वायु की ध्वनि की चाल है। ये सब ध्वनि की चाल चल रही है मीटर प्रति सेकंड। इसके अलावा अल्कोहल, तो अल्कोहल में कितनी होती है? तो 1213 होगी, 1213 मीटर प्रति सेकंड होगी, 1213 मीटर प्रति सेकंड होगी। किसमें? अल्कोहल में। हाइड्रोजन में कितनी होगी? 1269 होगी। इसके अलावा पारा में कितनी होगी? तो पारा में 1450 होगी, पारा में कितनी होगी? 1450 मीटर प्रति सेकंड होगी। कांच में कितनी होगी? तो कांच में 5640 मीटर प्रति सेकंड होगी, 5640 मीटर प्रति सेकंड होगी। इसके अलावा एल्यूमिनियम में कितनी होगी? तो एल्यूमिनियम में कितनी होगी? तो एल्यूमिनियम में 6420 होती है मीटर प्रति सेकंड। इसके अलावा लोहे में कितनी होती है? तो लोहे में 5130 होती है, लोहे में 5130 मीटर प्रति सेकंड होती है। ये क्या चल रहा है? ये चल रही है ध्वनि की चाल। ध्वनि की चाल CO2 में, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में कितनी होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड में याद रखना, ध्वनि की चाल लगा जाए कार्बन डाइऑक्साइड में 260 लगा लेना कि 260 होती है। अगर आ जाए कि 100 डिग्री सेल्सियस मतलब कि भाप पर कितनी होती है? तो भाप पर ध्वनि की चाल 405 मीटर प्रति सेकंड होती है, 405 मीटर प्रति सेकंड होती है। फिर हम पढ़ देते हैं वायु में 332 मीटर प्रति सेकंड, जल में 1483 मीटर प्रति सेकंड, समुद्री जल में 1533 मीटर प्रति सेकंड, हाइड्रोजन में 1269, अल्कोहल में 1213, पारा में 1450 से 450 समझ लेना, 1450 है ये। कांच 5640 मीटर प्रति सेकंड, एल्युमिनियम में 6420, लोहे में 5130, कार्बन डाइऑक्साइड में 260 और 100 डिग्री सेल्सियस अर्थात भाप पर 405। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्लियर? ये क्या है? ध्वनि की चाल है। अब इसमें एक चीज और आपको समझ लेते हैं जो कि आखिरी पार्ट है कि ध्वनि की चाल का दाब, ताप और आर्द्रता पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसको भी समझ लेते हैं। इसको हटाने जा रहे हैं, आप अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए और या तो फिर इसको एक बार और रिपीट करके देख लीजिएगा जिससे आपको आसानी पड़ जाएगी। तो ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, चाल तरंग दैर्घ्य बदल जाएगी, आवृत्ति नहीं बदलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब ध्वनि की चाल जो होती है, ध्वनि की चाल, ये जो ध्वनि की चाल है इसके 3 चीजों पर निर्भर करती है। किसके किस पर? अगर हम इस पर मान लें कि इसका दाब पर और ताप पर और आर्द्रता पर ध्वनि की चाल का क्या प्रभाव पड़ता है, या इन तीनों से ध्वनि की चाल क्या परिवर्तित होती है या नहीं पड़ती, तो ये हम आपको देखना है। देखिए, ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात दाब बढ़ाओ घटाओ कोई मतलब नहीं। ध्वनि की चाल कभी नहीं बदलेगी, ना कम ना ज्यादा। तो दाब का कोई प्रभाव नहीं, तो इसमें हमने क्रॉस लगा लिया। अगला है ताप। अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे तो 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है ध्वनि की चाल। 1 डिग्री सेल्सियस 0.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है ध्वनि की चाल। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और आर्द्रता का मतलब ये है कि अगर आर्द्रता का मतलब ये है
कि नमी युक्त, जैसे मान लो नमी युक्त वायु है और एक शुष्क वायु है और एक क्या है, शुष्क वायु। शुष्क वायु, तो शुष्क वायु का घनत्व क्या होगा, कम होगा, मतलब शुष्क वायु का घनत्व अधिक होगा किससे, नमी युक्त वायु से। इसका घनत्व क्या होगा, कम होगा, और जितना घनत्व कम होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, चाल अधिक होगी। तो नमी युक्त जो वायु है उसमें ध्वनि की चाल अधिक होगी। अगर कहें कि आर्द्रता जो है ध्वनि की चाल को बढ़ाती है तो गलत नहीं। तो आर्द्रता ध्वनि की चाल को बढ़ाएगी, टेम्परेचर ध्वनि की चाल को बढ़ाएगा, परंतु दाब ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है। नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है, अर्थात नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल अधिक होगी एज ए कंपेरिजन शुष्क वायु की अपेक्षा। तो आज का जो लेक्चर है वो हम लोगों ने ध्वनि पर ग्रहण किया। शुरुआती दौर में हमने आवृत्ति परिसर के आधार पर 3 प्रकार की ध्वनियां निकाली, जो कि 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 तक और 20,000 से प्लस। मतलब पहली तरंग जो है अवसरव है, दूसरी ध्वनि मतलब विश्रवी तरंगे हैं, तीसरी है कौन, पराश्रवी तरंगे। पराश्रव तरंगों का हमने उपयोग सीखा। उसके बाद हमने ध्वनि को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाएगी तो क्या बदलेगी, चालों तरंग दैर्घ्य बदलेगी। किस पर निर्भर करेगी, प्रत्यास्था और घनत्व पर निर्भर करेगी। घनत्व जितना कम ध्वनि की चाल उतनी अधिक। फिर हमने माध्यमों में ध्वनि की चाल देखी और फिर तीनों पर हमने डाल के देखा दाब, ताप और आर्द्रता पर ध्वनि की चाल का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि ध्वनि की चाल का दाब पर कोई प्रभाव नहीं, ताप पर प्रभाव पड़ेगा। आर्द्रता क्या है, नमी युक्त वायु शुष्क वायु की अपेक्षा क्या होगा, इसका घनत्व कम होगा, इसलिए घनत्व कम होगा तो नमी की चाल ज्यादा होगी। तो आज का लेक्चर जो है इसका हम लोग यहीं पर कंप्लीट करते हैं, यहीं पे कंप्लीट करते हैं। क्लियर बात? तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।